देखिए भाई, अभी हम लोगों ने जो सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक जिसे कहते हैं वो कैसे पेश होता है और कैसे पास होता है उसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया। अब दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक, या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक के पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है, और इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आती हैं। देखिए, आपको लॉ कैसे बनता है ये इससे पहले वाले वीडियो में आपको लेक्चर में समझ में आ गया। अब धन विधेयक के बारे में क्या बात है, धन विधेयक में क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि धन विधेयक होता क्या है। और धन विधेयक, जाहिर सी बात है, धन विधेयक मनी बिल है तो धन से रिलेटेड ही है। और धन विधेयक की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, 110 में दी गई है। तो 110 में आपको 7 पॉइंट बेसिकली 6 हैं बताए गए हैं, जो ये बताते हैं कि कोई बिल, कोई कानून, अगर उसमें ये इनमें से कोई बात है तो उसको मनी बिल कहा जाएगा। और मनी बिल हो जाने पे, किसी बिल को मनी बिल हो जाने पे उसका मतलब ये होता है कि उसके बारे में लोकसभा के अधिकार बढ़ जाते हैं और राज्यसभा के एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। अभी सारी बातें समझ लेंगे। तो मनी बिल या धन विधेयक होता क्या है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि किसी टैक्स का लगाया जाना, इम्पोजिशन, एबोलिशन मतलब समाप्त किया जाना, रिमिशन मतलब उसमें कमी किया जाना, अल्ट्रेशन मतलब उसमें कुछ बदलाव किया जाना, और उसका रेगुलेशन यानी उसको विनियमित किया जाना। तो अगर कोई कानून जो किसी टैक्स लगाए जाने, उसको हटाए जाने, उसको कम किए जाने, उसको परिवर्तित किए जाने और उसको रेगुलेट किए जाने से रिलेटेड है तो वो मनी बिल होगा। अभी बताएंगे इसके बारे में भी। फिर दूसरा, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अगर कोई बात किसी टैक्स रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि अगर जो कोई कानून जो है वो किस बात से रिलेटेड है, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर भारत सरकार कोई उधार धन ले रही है तो उससे रिलेटेड उसको रेगुलेट करने वाला अगर कोई कानून है, उससे संबंधित कोई कानून है, तो वो भी मनी बिल कहलाएगा। या अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कोई गारंटी दे रही है और उस गारंटी के लिए कोई कानून लाया जाना है। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, देश के अंदर कोई भी काम कानून से ही होता है, ठीक है। जो सरकार होती है वो हर काम को कानून के आधार पर ही करती है, चाहे वो कानून कोई पहले का कानून हो या बाद का कानून हो। हर एक काम के लिए कोई ना कोई कानून होगा और उस कानून के तहत काम होता है। तो अगर सरकार कोई कानून ला रही है जिससे धन पैसा लेना देना है तो वो भी मनी बिल कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट किसी तरह की गारंटी, किसी तरह की जिम्मेदारी ले रही है तो वो भी मनी बिल कहलाएगा। अब एक चीज आपको और समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं इस मनी बिल में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और इसीलिए नाम इसका मनी बिल भी है, ठीक है। तो अब क्या है, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये दो तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके लिए अलग से प्रोविज़न ही है, लेकिन इतना समझ लीजिए इसको कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ये सरकार का खाता है। जैसे हम लोगों का अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, बहुत टेक्निकल मत समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बहुत आसान भाषा में करके समझा रहे हैं, तो उसको एकदम वैसे ना समझिएगा, एकदम आसान समझने की कोशिश करिए आसान भाषा में। वो क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे हमारा अकाउंट होता है, हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है और उसमें हम पैसा डालते हैं या निकालते हैं, तो उसी तरह भारत सरकार का भी एक अकाउंट होता है जिसमें सरकार का जितना पैसा आता है और जो भी खर्चा होने के लिए जाता है वो सब उसी फंड से होता है। और
उस फंड पे कहीं ना कहीं सरकार का कंट्रोल होता है, उसकी अभिरक्षा, उसकी कस्टडी जो है ऐसे फंड की, उससे संबंधित अगर कोई कानून है तो वो भी मनी बिल कहलाएगा। और इसी तरह से कंटीजेंसी फंड होता है जिसको आकस्मिक निधि खाता कहते हैं, और आकस्मिक निधि खाता एक तरह का इमरजेंसी वाला, जैसे घर में गुल्लक वगैरह रखे जाते थे और किसी स्पेसिफिक टाइम पर जब कोई ज़रूरत पड़ती थी तब लेते, तो ये आकस्मिक खाता भी है जिसमें अगर सरकार को बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो इसमें से पैसा निकाल लिया जाता है और फिर वापस इसमें डाल दिया जाता है। तो अगर इससे संबंधित कोई कानून है तो वो भी क्या होगा, वो भी मनी बिल कहलाएगा। फिर इसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऊपर अभिरक्षा कस्टडी की बात थी, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विनियोग करना, और विनियोग का मतलब होता है इसमें से निकालना, समझ लीजिए, ठीक है। और ये बताइए कैसे, क्योंकि अभी जब इसके आगे बजट का एक टॉपिक है, बजट में आपके सारे पैसे की व्यवस्था की जाती है पूरे साल भर की, कि कितना इनकम हुआ है, कितना जाएगा, और उसके बाद में जो खर्चे होते हैं वो खर्चे कहाँ से निकाले जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं, और उस फंड को निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि एप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोग बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए है वो भी मनी बिल है। फिर एक पॉइंट और है, डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर। तो यानी कि अगर कोई खर्चा है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब हमने आपको बताया कि सरकार का खाता, ठीक है, सरकार का बैंक अकाउंट। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई खर्चा जो सरकार के बैंक अकाउंट से इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो भी मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। अब 5 पॉइंट हो गए आपके। फिर छठा पॉइंट क्या है, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। तो यहाँ पे किसी धन की प्राप्ति जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट के खाते के नाम पे अगर ली आ रही है, रिसीव की जा रही, तो वो भी उससे रिलेटेड अगर कोई कानून है तो वो भी क्या होगा, धन विधेयक कहलाएगा। और इसी तरह से जो सरकार के खाते वगैरह हैं उनका ऑडिट करने संबंधित अगर कोई कानून है तो वो भी इसी कैटेगरी में, धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। और 7वां पॉइंट जो 7th पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इससे रिलेटेड या इसके अनुषांगिक, इसके एंसिलियरी या इससे मिलता जुलता भी अगर कोई कानून है तो वो भी, इससे मिलते जुलते किसी सब्जेक्ट मैटर से कोई कानून बन रहा है तो वो भी धन विधेयक कहलाएगा। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि धन विधेयक क्या हो रहा है। सबसे पहला हो गया, अगर किसी टैक्स को लगाया जा रहा है, चाहे उसको कम किया जा रहा हो, उसको समाप्त किया जा रहा हो, उसको बदला जा रहा हो, उसको रेगुलेट किया जा रहा हो, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा धन विधेयक। अगर भारत सरकार ने कोई पैसा लिया है, उसको रेगुलेट करने से संबंधित कोई कानून है, या अगर भारत सरकार ने किसी पैसे या उधारी के संबंध में कोई गारंटी दी है, उससे संबंधित कोई कानून है, तो वो भी मनी बिल। अगर जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे उसकी कस्टडी से रिलेटेड अगर कोई कानून है तो वो भी मनी बिल। अगर आप भारत की जो संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसा विनियोग किया जा रहा है यानी कि निकाला जा रहा है तो वो कानून क्या कहलाएगा, वो भी धन विधेयक होगा। अगर कोई सरकार का खर्चा, ये कहा जा रहा है कि इसका भुगतान कहाँ से होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, तो ये भी मनी बिल होगा। और इसी तरह से कोई पैसे की प्राप्ति है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के उस पे है या पब्लिक अकाउंट से है, या जो सरकार के खातों की जांच से संबंधित कोई अगर बात है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। और इनसे मिलते जुलते अगर कोई बात है तो वो भी धन विधेयक कहलाएगा। तो देखिए, आपको धन विधेयक तो समझ में आ गया, ठीक है। फर्क क्या है, इस बात को समझ लीजिए कि धन विधेयक और सामान्य विधेयक में फर्क क्या है। पहला फर्क तो आपको ये समझ में आया कि इसमें कहीं ना कहीं ये वाली अगर बातें होंगी तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा धन विधेयक। अब
जो इसकी विशेषताएं वो समझ लीजिए। वो ये है कि ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। और लोकसभा में क्यों पेश किया जाएगा, इस बात को आप ऐसे समझिए कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जनता का कर रही है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो कि उससे पहले हम समझा चुके हैं, समझना ज़रूरी है। देखिए लॉ जो है समझने की चीज़ है, रटने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो चीज़ें आसानी से समझ में आ ही जाती हैं। ये राज्यसभा हो गई, ये लोकसभा हो गई और ये प्रेसिडेंट हो गए, ये मिलके आपकी पार्लियामेंट बना रहे थे। लोकसभा में क्या था, लोकसभा में कौन लोग चुन के आ रहे थे, जिनको हम डायरेक्ट वोट देते हैं, ये लोग चुन के यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये हमसे एक तरह से वादा करके जाते हैं कि नहीं, हम जनता के कल्याण के काम करेंगे। और जनता के कल्याण के बिहाफ पर जिनको हमने वोट दिया है वो हमारी सरकार बना के चला रहे हैं। तो जो सरकार बनी है और जो सरकार चल रही है वो जनता के कल्याण को देखेगी और इसके लिए उनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी बनाने में पैसे का भी खर्चा होगा। ठीक है, और यहां तक बात समझ में आ रही। राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में कोई डायरेक्ट चुन के नहीं आता। राज्यसभा में कौन चुन के आता है, जिसको स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, जिनमें हम एमएलए लोगों को चुन के भेजते हैं। एमएलए लोग इनको चुनते हैं, हम इनको चुनते हैं, हम इनको चुनते हैं, ये इनको राज्यसभा में भेजते हैं। लोकसभा में क्या है, लोकसभा में जिसको जो भी एमपी हमारे क्षेत्र के हैं और आपके क्षेत्र के हैं उनको हमने वोट दिया है। लेकिन जो राज्यसभा वाले मेंबर हैं उनको हमने वोट डायरेक्ट नहीं दिया, हमने एमएलए को वोट दिया है, एमएलए लोगों ने उनको चुन के भेजा है। यहां तक बात समझ आ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता से ज्यादा जुड़ाव इनका है। और एमएलए महोदय, ये जो एमपी महोदय हैं हमारे क्षेत्र के हैं, और जब दोबारा वोट मांगने की बात आएगी तो हमसे कहेंगे नहीं आपने ये काम कराने थे, नहीं कराए। तो इनके ऊपर जनता के कार्यों को करने का दबाव ज़्यादा होता है। और असल में जो देश का प्रतिनिधित्व है, लोकतंत्र है, वो भी इसी से ही चल रहा है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी भी इसी से ही चल रही है। तो जनता की पॉलिसी और जनता के वेलफेयर के लिए आपको पैसा खर्चा करना होगा। और इसीलिए और लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाता है, क्योंकि जनता से सीधे चुने हुए लोग लोकसभा में होते हैं। बात समझ में आ रही है। लोकसभा ही सरकार, लोकसभा के ही मेंबर जो होते हैं वो सरकार चलाते हैं। इसी के मेंबर जनरली पीएम महोदय होते हैं। इसी के जो मेंबर होते हैं जनरली वो मिनिस्टर्स होते हैं। तो इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है अपनी पॉलिसी को रेगुलेट करने की। इसलिए इनको पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे के लिए फिर धन विधेयक लाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आपको समझ में आ रहा है कि लोकसभा में क्यों पेश किया जाता है। फिर अब चूंकि है, प्रोसेस है, तो चूंकि धन से संबंधित बात है और इसलिए लोकसभा को पास करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। होता क्या है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें हैं, देश से संबंधित बातें हैं, तो इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ी जा सकती और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना ही रहता है। पास करने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अब होता क्या है कि राज्यसभा अगर चाहे तो इसमें कुछ सुझाव दे सकती है। वो अलग बात है कि लोकसभा इसको माने या ना माने, वो अलग बात है। लेकिन सुझाव तो दिए ही जाएंगे और जब सुझाव दिए जाएंगे तो फिर ये बात भी जनता में आ ही जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब मनी बिल के मामले में क्या क्या पॉइंट होते हैं। 109 प्रोविजन है इसका। वो ये कहता है कि केवल राज्यसभा में पेश नहीं किया जाए, तो इसका मतलब केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। और जब लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इस विधेयक को वापस लोकसभा को भेजना होता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाने चाहिए तो संशोधन के साथ भेज सकते हैं। और अगर उनको लगता है विदाउट संशोधन, विदाउट अमेंडमेंट भेजा जाना चाहिए तो विदाउट अमेंडमेंट भी भेज सकते हैं। अब ये बात लोकसभा पे डिपेंड करती है कि लोकसभा ऐसे सुझावों को, ऐसे अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करती है या डिनाई करती है। एक्सेप्ट कर देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, डिनाई कर देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस मामले में, धन संबंधी वाले मामले में आपने देखा था, हमने पीछे बताया था
कि ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती। और इसका प्रभाव ये होता है कि लोकसभा ने अगर इन्हीं ने जो सुझाव दिए थे एक्सेप्ट नहीं किए तो भी लोकसभा ने जैसा बिल पेश किया था वैसा ही मान लिया जाएगा। दूसरी चीज, हमने जब सामान्य विधेयक बताया तो वहां पे राज्यसभा किसी बिल को दूसरा हाउस, राज्यसभा क्या दूसरा हाउस 6 महीने तक रोक सकता था। लेकिन अगर मान लीजिए 14 दिन तक ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है और 14 दिन तक राज्यसभा ना उसको भेजा है, ना कोई सुझाव दिए, कुछ भी नहीं, बस उसको रख के सो गए, तो उसका मतलब ये होगा कि ये मान लिया जाएगा कि लोकसभा से वो बिल पास हो गया है या राज्यसभा ने उस पर अपनी सहमति दे दी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो उसी कंडीशन में जैसा लोकसभा ने पास किया था वो पेश हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा टेक्निकल है और टेक्निकल तो है ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको लगता है कि हमने बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है, तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर एक बात और समझ लीजिए कि हमने आपको बताया था कि किसी भी हाउस में पेश किया जाता है और उसके बाद में दूसरे हाउस में जाता है, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट महोदय के पास जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट महोदय भी, जो हमने पहले बिल आपको बताए थे उसमें प्रेसिडेंट महोदय किसी बिल को रोक भी सकते हैं, जो सामान्य विधेयक वाले थे उसमें चाहते हैं तो रोक भी सकते थे, ऐसे 1-2 उदाहरण हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट महोदय इसको रोकते नहीं हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? इस पे इसके साइन कर ही देते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ये बिल जो होता है लोकसभा में जब पेश किया जाता है तो प्रेसिडेंट महोदय की पूर्व अनुमति, प्रायर कंसेंट के साथ ही, प्रायर परमिशन के साथ ही पेश किया जाता है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया, लोकसभा की एक धन विधेयक की एक विशेषता ये भी है कि वो राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये बिल जो होता है, अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो कि ये धन विधेयक है या नहीं, तो इसका फैसला लोकसभा के स्पीकर महोदय करते हैं कि भाई ये धन विधेयक ही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।